जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं. ओके, सो देख लो, स्क्रीन स्क्रीन दिख रहा है मैडम, है ना? हो. अब हमें थोड़ा बहुत है ना, जैसे कल हमने एपीआई स्टार्ट किया था, एपीआई में हमने बेसिक चीजें भी देखी कि एपीआई क्या होता है ना? उसका फाइल पता नहीं कहाँ गया. ठीक है, सो आज हमें क्या करना है, एपीआई में स्क्रिप्ट्स कैसे लिखी जाती है वो देखते हैं. अब स्क्रिप्ट में हमें जो स्क्रिप्ट लिखनी है वो है जावास्क्रिप्ट की स्क्रिप्ट. अब जावास्क्रिप्ट की स्क्रिप्ट है क्या? पहले तो जावास्क्रिप्ट को थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा, स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं ये पता होना पड़ेगा. कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं उसमें, कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए बेसिक. ज़्यादा हाई लेवल पे जावास्क्रिप्ट नहीं पता करने की ज़रूरत, क्योंकि हाई लेवल जावास्क्रिप्ट तो बहुत बड़ा है, उसमें पूरा एक एप्लीकेशन बना सकते हैं आप स्टार्ट टू एंड. अब जावास्क्रिप्ट में अगर सिंपल वर्ड्स में पहले बेसिक चीज़ समझो, वेब पेज क्या होता है. वेब पेज मतलब क्या कि कैसा पेज जो आपके ब्राउज़र पे लोड होगा. करेक्ट है? सो ब्राउज़र पे रन होने वाले सारे पेजेस को वेब पेजेस बोलते हैं. ब्राउज़र पे लोड होने वाले जितने भी पेजेस हैं उनको हम क्या बोलेंगे? वेब पेज बोलेंगे. जावास्क्रिप्ट क्यों आई और उसकी ज़रूरत क्या है वो पहले समझो. वेब पेज के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है स्टैटिक वेब पेज और दूसरा होता है डायनामिक वेब पेज. सो वेब पेज के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है स्टैटिक वेब पेज और दूसरा होता है डायनामिक वेब पेज. अब स्टैटिक वेब पेज का मतलब क्या है कि जहाँ पे ओनली डेटा को डिस्प्ले किया जाएगा, देयर इज नो इंटरेक्शन विद दैट पेज. जैसे मोस्टली कंपनीज के अबाउट अस पेज होते हैं, तो अबाउट अस पेज पे खाली आप इन्फॉर्मेशन को रीड कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट इंटरेक्ट विद दैट पेज. तो उसको बोलते हैं स्टैटिक वेब पेज. तो ऐसा वेब पेज अगर आपको डिज़ाइन करना है तो डिज़ाइन किया जाता है बाय यूजिंग HTML एंड थोड़ा बहुत इंटरेक्शन, थोड़ा स्टाइल्स देने के लिए CSS. बट जो डायनेमिक वेब पेज होता है उसमें HTML CSS से डिज़ाइन तो होगा, बट साथ ही साथ आपको कुछ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस यूज करने पड़ते हैं. आपको कुछ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस इसके साथ यूज करने पड़ेंगे. अब ये जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है वो कौन सी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है हमें देखना, तो उसके साथ क्या करना पड़ेगा? कुछ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज करने पड़ेगा. अभी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के भी दो टाइप्स होते हैं, एक होता है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और दूसरा होता है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज. अब क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग एंड सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग क्या होता है देख लो. एक सिंपल सा एग्जांपल समझ लेते हैं कि क्लाइंट साइड कब जरूरत पड़ती है और सर्वर साइड कब जरूरत पड़ती है. अब देख लो, कोई भी एप्लीकेशन वेब में मोस्टली तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होता है. क्लाइंट अपनी जगह पे, सर्वर अपनी जगह पे. ये होगा क्लाइंट. सर्वर पे कहीं ना कहीं उसका डेटाबेस होगा, सर्वर साइड पे ही उस डेटाबेस में उसका डेटा एक्चुअल में स्टोर होगा. यू टेक एन एग्जांपल ऑफ जीमेल या कोई भी एक लॉगिन पेज. उस लॉगिन पेज पे सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे उस लॉगिन पेज पे यहाँ पे एक यूज़र होगा, जहाँ पे आप यूज़र का नेम दोगे, आप पासवर्ड दोगे एंड यू विल बी हैविंग वन लॉगिन बटन. अब अगर आप देखोगे मुझे लॉगिन करना है इस पेज के साथ, इस पेज पे क्या करना है, हमें लॉगिन करना है. अब जब हम google.com डालते हैं या चलो हमने gmail.com डाला, तो सबसे पहले जीमेल का एक लॉगिन पेज आता है. अब हम एज एन एंड यूजर अगर हम देखेंगे तो हम यहाँ पे डेटा एंटर करते हैं, व्हेन वी क्लिक ऑन लॉगिन बटन तो ये चला जाएगा सर्वर पे, और सर्वर क्या करेगा, उसके बेसिस पे हमें रिस्पॉन्स देगा. मतलब जो भी क्रेडेंशियल्स हमने भेजे वो क्रेडेंशियल्स अगर सही है, दिस इज व्हाट आवर रिक्वेस्ट, और अगर क्रेडेंशियल सही है तो हमें क्या मिलेगा, रिस्पॉन्स. करेक्ट है? तो अगर क्रेडेंशियल सही है तो यहाँ पे पहले तो चेक करेगा, एंड इफ क्रेडेंशियल्स आर करेक्ट देन इट विल कम टू क्लाइंट साइड विद द न्यू पेज विद यूजर डेटा. करेक्ट है? आपका अकाउंट ओपन होके मिलेगा. इफ क्रेडेंशियल्स आर रॉन्ग देन इट विल स्टे ऑन द सेम पेज विद एरर मैसेज, इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड. कुछ इस तरह ही होगा. अब ठीक से देख लो, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग होती क्या. अगर मैं खाली पेज बना के रखूँ, उसमें कोई भी इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, तो वो पेज है मेरा स्टैटिक पेज. बट नॉर्मली लॉगिन पेज कभी भी स्टैटिक नहीं होता,
हम यहाँ पे डेटा एंटर करके लॉगिन बटन पे क्लिक करते हैं। अब सोचो कि मैंने इस टेक्स्ट फील्ड में कोई भी डेटा एंटर नहीं किया एंड डायरेक्टली क्लिक ऑन लॉगिन बटन, तो वो हमें क्या मैसेज देगा? विल इट गिव मैसेज इनवैलिड यूजर नेम पासवर्ड और इट विल गिव मैसेज प्लीज एंटर यूजर नेम और पासवर्ड? क्या देगा? प्लीज एंटर वाला मैसेज देगा। जैसे मुझे यहाँ से सॉर्गेट जाना है, कुछ डेटा लेके जाना है, कुछ कंटेंट्स लेके जाना है सॉर्गेट में, तो जो लेके जा रहा हूँ वो मेरे पास है या नहीं, मैं सॉर्गेट में जाके चेक करूँ या यहाँ पे करूँ? पहले ही करना पड़ेगा। अगर मैं सॉर्गेट में जाके चेक करूँ तो बिना काम का ट्रैफिक बढ़ रहा है। सिमिलरली अगर हर चीज आप सर्वर पे जाके चेक करोगे, आपने डेटा लिया है नहीं, यूजर ने एंटर किया ही नहीं है, लॉगिन बटन के क्लिक पे आप सर्वर पे जाके चेक करोगे तो बिना काम का आप सर्वर को बिजी रखोगे, है ना, जिससे क्या होता है आपके एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस डाउन होता है। तो अगर परफॉर्मेंस बढ़ाना है तो ऐसे वैलिडेशंस आपको कहाँ पे चेक करने पड़ेंगे? ऑन द क्लाइंट साइड। तो इट मींस व्हाट, यू आर प्रोवाइडिंग इंटरेक्शन विद दिस पेज बट दैट टाइम देयर इज नो इंटरेक्शन विद सर्वर. So it means what, your code or your interaction happens only on a client side. तो उस टाइम पे जो लैंग्वेज यूज होता है उसको बोलते हैं क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज. तो जैसे वैलिडेशन वाला पार्ट है, तो वैलिडेशन के लिए देयर इज नो इंटरेक्शन ऑफ सर्वर, तो उसके लिए क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग यूज की जाती है. अब सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग का मतलब क्या, देख लो. चलो मैंने डेटा एंटर किया एंड लॉगिन बटन पे क्लिक किया. अब ये यूजर प्रेजेंट है या नहीं, ये क्लाइंट पे नहीं चेक कर सकता मैं, क्योंकि मेरा डेटा क्लाइंट पे थोड़ी है. जैसे मैं मेरी मशीन से लॉगिन कर रहा हूँ तो मेरा यूजर ने पासवर्ड प्रेजेंट है या नहीं मैं मेरी मशीन पे नहीं चेक कर रहा हूँ. जैसे मैंने सेंड किया तो वो डेटा चला जाएगा सर्वर पे. सर्वर पे चेक होगा कि वेदर इट इज प्रेजेंट और नॉट, और प्रेजेंट होगा तो बताएगा हाँ, नहीं है तो नहीं. तो ये कहाँ पे चेक कर रहा है? सर्वर साइड पे. तो सेकेंड टाइम जो इंटरेक्शन हो रहा है ये इंटरेक्शन हो रहा है बाय कनेक्टिंग टू द सर्वर. तो इसलिए दो स्क्रिप्टिंग यूज की जाती है, जिसमें क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग में एक लैंग्वेज होता है वो है आपका जावास्क्रिप्ट, और क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग में और एक लैंग्वेज यूज होता है वो है VBScript. और जो आपका सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग होता है उसमें भी लैंग्वेज यूज होता है, अलग अलग लैंग्वेजेस, जिसमें आपके आते हैं JSP जो जावा का है, ASP जो .NET का है, PHP, Node.js, ऐसे बहुत सारे. ये भी JS ही है बट ये सर्वर साइड JS है. जावास्क्रिप्ट उन्होंने फर्स्ट टाइम Node.js में सर्वर साइड पे इंटरेक्शन प्रोवाइड किया. तो ऐसे अलग अलग ऑप्शंस हमारे पास है टू इंटरेक्ट विद द सर्वर. हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है, इनफैक्ट हमें इससे भी कुछ लेना देना नहीं, बट अभी हम पोस्टमैन पे स्क्रिप्ट्स लिख रहे हैं. इवन पोस्टमैन पे नहीं, जब आप सेलेनियम पे भी वर्क करते हैं तो आपको पता होना चाहिए स्क्रिप्टिंग्स कैसे लिखी जाती है. एंड जिसको जावास्क्रिप्ट पता है उसको प्ले राइट बहुत आसान लगेगा. तो इसलिए मैं थोड़ा जावास्क्रिप्ट टू वे या दो पर्पज से आपको बता रहा हूँ. एक पर्पज तो है आपका ऑब्वियसली पोस्टमैन के लिए स्क्रिप्ट लिखने, बट इन फ्यूचर जब आपको खुद को एक्सप्लोर करना है, ऑब्वियसली आप ग्रोथ देखोगे तो भी ये जावास्क्रिप्ट बहुत यूज है. समझे? सो जावास्क्रिप्ट इज व्हाट, सिंपल वर्ड्स में अगर इफ समवन आस्क यू व्हाट इज जावास्क्रिप्ट, इसका आंसर यहाँ पे इट इज अ क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग यूज्ड टू क्रिएट डायनामिक वेब पेजेस. इट इज अ क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग यूज्ड टू क्रिएट डायनामिक वेब पेजेस. करेक्ट है? अब ये डायनामिक वेब पेजेस क्रिएट करना ठीक है, ये इंटरेक्शन कैसे प्रोवाइड करता है? तो इसके बेसिक लैंग्वेजेस, बेसिक स्टेटमेंट्स यूज होते हैं इसमें. ऑब्वियसली ये स्क्रिप्टिंग हो या प्रोग्रामिंग हो, लैंग्वेज तो है, और लैंग्वेज का बेसिक रूल, बेसिक कंसेप्ट उसमें यूज होते हैं. वेरिएबल्स उसमें यूज होता है, डेटा टाइप्स, कुछ स्टेटमेंट्स फॉर द इंटरेक्शन या फिर परफॉर्मिंग ऑपरेशंस. अब ये ऑपरेशंस वगैरह परफॉर्म करना है तो जावास्क्रिप्ट में कोई भी वेरिएबल अगर आपको डिक्लेयर करना है तो इसके लिए var या लेट वर्ड्स यूज किया जाता है. अब डिक्लेयर कैसे किया जाता है? अगर मैं लिखना है a इक्वल्स टू 10, तो मैंने क्या किया कि a वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसमें वैल्यू क्या रखा मैंने 10. अगर मुझे दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर करना है मैं var b इक्वल्स टू 20 लिख सकता हूँ. यहाँ पे सेमीकोलन जावास्क्रिप्ट में ऑप्शनली दिया तो भी चलता है, नहीं दिया तो भी चलता है, बट गुड प्रैक्टिस के लिए कभी भी सेमीकोलन अच्छा है, क्योंकि सेमीकोलन का मतलब होता है इट्स एन एंड ऑफ स्टेटमेंट. ओके, अब अगर मुझे तीसरा वेरिएबल डिक्लेयर करना है, वेरिएबल मतलब कंप्यूटर में एक एड्रेस लोकेशन जहाँ पे आपकी वैल्यू स्टोर है. नाउ इफ आई वांट टू स्टोर a एंड b, मींस a एंड b का एडिशन करना है तो आई कैन परफॉर्म एडिशन लाइक दिस.
तो क्या होगा, दो वेरिएबल्स को ऐड करके एडिशन कहाँ पे स्टोर हो रहा है, सी में। अब जावास्क्रिप्ट क्या बोलता है, इसको अगर आपको डिस्प्ले करना है और आपको आपके क्लाइंट साइड पे डिस्प्ले करना है, तो ब्राउजर पे आपके एक कंसोल करके विंडो होती है, कंसोल डॉट लॉग, और इस कंसोल लॉग में आप उस वेरिएबल को प्रिंट कर सकते हैं। तो प्रिंट करने के लिए कोई भी मैसेज के कंसोल डॉट लॉग जावास्क्रिप्ट में। तो ये किसी भी ब्राउजर पे आप जब जाते हो ना, किसी भी ब्राउजर पे, इवन आपने सिंपल google.com ओपन कर दिया, इसको राइट क्लिक करके आप जब इंस्पेक्ट बोलोगे, इंस्पेक्ट करने के बाद ये विंडो को आप इस साइड शिफ्ट करो और इसमें आप डायरेक्टली कोड लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। सोर्स में जाके भी होता है, या फिर इसका एप्लीकेशन होता है सिक्योरिटी, यहाँ पे कहीं लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पे भी डायरेक्टली लिख लो। तो यहाँ पे देख लो, मैं अगर कंसोल डॉट लॉग लिखूँ और अंदर एक मैसेज लिखूँ, वेलकम टू, ये टेम्पररी है, परमानेंट स्टोर नहीं होगा, बस टेस्ट के लिए, रन के लिए, और एंटर करोगे तो उसका आउटपुट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मिल गया। अगर आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना है वैर ए इक्वल्स टू 10, अब वैर बी इक्वल्स टू 20, आप इसको ऐसा सेमीकोलन दे सकते हो। एंटर मत करना, शिफ्ट और एंटर करो। देन वैर सी इक्वल्स टू, आप डायरेक्टली बोल सकते हैं ए प्लस बी। अगर इसका आउटपुट प्रिंट करना है तो आप लिखोगे कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर अगर आपको मैसेज देना है तो भी दे सकते हैं, एडिशन इक्वल्स टू एन प्लस सी। ये कंसोल को एंटर करो तो इसका रिजल्ट आपको करेक्ट है। इतना ही नहीं, हम नॉर्मल वेरिएबल्स, लूप्स, इफ एल्स कंडीशंस लगा सकते हैं, ये सब कुछ हम यहाँ पे कर सकते हैं। करेक्ट है। तो बेसिक चीज़ें बस देख लो एक बार। अगर मुझे दो वेरिएबल डिक्लेयर करना है, वैर ए इक्वल्स टू 10 दिया मैंने, एंटर, वैर बी इक्वल्स टू मैंने 20 दिया, एंटर। अब मैं कंडीशन लगा दूँ, इफ ए ग्रेटर देन बी। इसका मतलब क्या है कि अगर ए का वैल्यू बी से ग्रेटर है तो हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग में बोलेंगे ए, इसको कॉनकैट बोला जाता है, इज ग्रेटर। इफ क्लोज हो गया ब्रैकेट, फिर एल्स, अगेन ओपनिंग ब्रैकेट, कंसोल दिख रहा है डॉट लॉग, अब यहाँ पे बोलो कि बी इज ग्रेटर। तो डेटा टाइप में डिफाइन होता है, ये वैर मतलब ही डेटा टाइप है, तो ये अपने आप ही कंसिडर कर लेता है। आपको टाइप देने की स्ट्रिंग होगा जरूरत तो स्ट्रिंग ले है, लेगा। डबल कोट्स करोगे तो स्ट्रिंग कंसिडर करेगा ऐसा। अब इसको कंप्लीट करेंगे, करेक्ट है। और जैसे मैं एंटर करूं तो बता रहा है 20, करेक्ट है। सेम स्क्रिप्ट अगर आपको वापस चेंज करने, बस अपर एरो प्रेस करो, आ गया। अगर मुझे लग रहा है कि यार यहाँ पे मुझे एक और कंडीशन लगानी है, एल्स हो गया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एल्स की जगह मैं यहाँ पे एक और लगाता हूँ, इफ एल्स। इफ एल्स में क्या बोलूँ कि ए इक्वल टू अगर बी है, शिफ्ट दबा के एंटर करना, तभी नहीं लाना ये, अगर एंटर करोगे तो एग्जीक्यूट करेगा। अब इसके अंदर मैं लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग, कंसोल मतलब ये कमांड का इसका विंडो होता है, ये यहाँ पे बोलेंगे बोथ आर सेम, सेम है इक्वल। और जैसे एंटर करूँ क्या बोलोगे, ये तो इसका हो गया, ये आई थिंक इसको ऐसे रीड नहीं कर रहा है। इफ एल्स नहीं होता ना, एल्स होता है, और मैंने एल्स को कंडीशन लगाया ना ऐसे होता है। और आप एंटर करोगे तो 20 इज ग्रेटर। अगर वापस चेंज करके आप वैल्यू को चेंज करना चाहे तो इसको 20 करोगे तो बहुत आसान। अगेन चेंज करो, बी का वैल्यू में कुछ 70 दे दूँ तो 70 इज ग्रेटर, है ना। तो ऐसे हम कंडीशंस चेक कर सकते हैं। अब ये हमें, ये चलो एकदम बेसिक हो गया,
है ना। हमें वैसे भी कोई एप्लीकेशन नहीं बनाना, बेसिक चीज़ें तो समझ में आई। अब इसी स्क्रिप्ट्स का यूज़ करके हम क्या करेंगे, पोस्टमैन पे चले जाते हैं। यहाँ तक क्लियर है? ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्टली मैं पोस्टमैन पे जाता हूँ। सो अब पोस्टमैन को रन करो। इसमें बाकी तो बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं हम एप्लीकेशन में, अलग अलग यूज़र इंटरफेस बना सकते हैं, यूज़र इंटरफेस के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है, तो मैं इसको ना बंद करना चाहता हूँ। इसमें से कर दूँ, साइन आउट कर दूँ पहले तो मैं। पोस्टमैन को आपको साइन इन करना है तो साइन इन भी कर सकते हैं आपके जीमेल अकाउंट से, या नया अकाउंट भी बना सकते हैं यहाँ पे अगर आपको बनाना है। चेंज करना तो यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं आपका जीमेल कोई भी अकाउंट। चलो मैं ये वाला अकाउंट ले लूँ, कंटिन्यू। डेटा अगर सेव वगैरह रखना है तो साइन इन करना इम्पोर्टेंट है। इसको ओपन करते हैं अपने पोस्टमैन में। तो इन शॉर्ट क्या हो गया, ये पोस्टमैन के साथ अभी अकाउंट कनेक्ट हो गया। आप कोई भी APIs डेटा वगैरह सेव करके रख सकते हैं। डू यू हैव गिट रेबो टू कनेक्ट टू, जो भी टेस्टर लेना है तो टेस्टर लेता हूँ। क्या बता रहे हैं, ये AI के लिए पूछ रहा है, बट गिट रिपोजिटरी भी ये लॉगिन के लिए होता है। ठीक है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आपके कलेक्शंस बना सकते हैं। आप आपके APIs को यहाँ पे सेव करके रख सकते हैं, नया कलेक्शन भी आप यहाँ से बना सकते हैं। ठीक है, अब चलो एक सिंपल सा चीज़ देखेंगे। अब हमने लास्ट टाइम जो भी APIs बनाई थी हमारी, ये थी ना डमी APIs। ठीक है, ये आपकी API, और इसमें मैडम URL नहीं मिला था ना आपको, तो यू कैन टेक दिस URL। हेलो, ओके ओके। सो देखो मैंने API को एग्जीक्यूट कर दिया। अब API एग्जीक्यूशन में स्क्रिप्ट्स की जरूरत क्यों पड़ेगी? सबसे इम्पोर्टेंट है, एक तो आपके इसको है ना ऑटोमेट कर सकते हैं। ऑटोमेट करना मतलब क्या, कि अगर आपको लग रहा है कि यार मैं ना चाहता हूँ कि कुछ डायनामिक वैल्यूज पास करूँ, URL को कहीं पे स्टोर करूँ, ये URL मुझे बार बार चाहिए होता है, तो क्यों मैं बार बार इसको यूज़ करूँ? गेट के लिए, पोस्ट के लिए, पुट के लिए, डिलीट के लिए, मैं 4 जगह पे चाहिए, तो मैं यहाँ पे 4 बार API ले रहा और 4 बार URL यूज़ कर रहा हूँ। कुछ इनपुट पैरामीटर चाहिए होते हैं, अगर जो रिजल्ट आ रहा है वो एक्सपेक्टेड है या नहीं, वो भी मुझे चेक करना है। तो ये सबके लिए हम क्या कर सकते हैं, स्क्रिप्ट्स यूज कर सकते हैं। अब स्क्रिप्ट्स यूज करने के लिए स्क्रिप्ट दो तरीके से यूज कर सकते हैं, बिफोर एग्जीक्यूटिंग योर API रिक्वेस्ट या फिर आफ्टर एग्जीक्यूटिंग। बिफोर मतलब ऑब्वियसली रिक्वेस्ट होगा, आफ्टर मतलब रिस्पॉन्स होगा। तो आप इनको यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। देख रहे हैं आपका ऑप्शन स्क्रिप्ट्स करके, अगर API लेवल पे करना है तो यहाँ पे भी कर सकते हैं, या फिर आप ये पूरे कलेक्शन के लिए भी कर सकते हैं। कैसे हो बाद में देखते हैं, पहले यहाँ पे आ जाओ स्क्रिप्ट्स। अब स्क्रिप्ट्स में लेटेस्ट इसमें यहाँ पे 2 ऑप्शन है। पुराने इसमें ओनली प्री रिक्वेस्ट था और टेस्ट था, तो टेस्ट में पोस्ट वाला ही लिखा जाता था। तो प्री रिक्वेस्ट में आप वेरिएबल्स वगैरह सेट कर सकते हैं, और पोस्ट रिक्वेस्ट में आप रिस्पॉन्स ले सकते हैं। करेक्ट है, समझे? अगर आपको लग रहा है कि मुझे एक आधा वेरिएबल ही सेट करना है, जैसे भी मान लो ये वाला एक पार्ट देखो, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे API को एक वैल्यू दे दूँ, जैसे कल हमने पास किया था 67, तो ये क्या कर रहा है 67 ID यहाँ पे ले रहा है। करेक्ट है, ये मुझे हार्ड कोडेड देना पड़ रहा है, मैं चाहता हूँ कि क्यों ना यहाँ से डिक्लेयर करूँ, तो मैं यहाँ से भी वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकता हूँ। कैसे? तो इसके लिए कीवर्ड यूज किया जाता है PM, एक ऑब्जेक्ट है इसका। PM मतलब पोस्टमैन ऑब्जेक्ट। तो देख लो यहाँ पे सजेशन में बता रहा है where PM इक्वल्स टू पोस्टमैन या कोलन इक्वल्स टू, मतलब क्या है कि पोस्टमैन का ऑब्जेक्ट बन गया PM। डॉट, आपके पास अलग अलग ऑप्शन है, ग्लोबल है, कलेक्शंस है, इन्वायरमेंट लेवल पे, तो अभी ग्लोबल ही बता रहा हूँ। ग्लोबल डॉट
मैं सेट करूँ, मतलब एक वेरिएबल मुझे सेट करना है। तो सेट में की वैल्यू पेयर में कर सकता हूँ। तो पहला की है, की कुछ भी दे दो, मैंने आईडी बोला, इसमें क्या वैल्यू रखनी, मैं बोलता हूँ यार चलो 67 रखो इसमें। तो क्या किया, जैसे मैं यहाँ पे भी ब्राउजर अपना, जैसे यहाँ पे मैं वैर करके लिखता था, इनडायरेक्टली वो वैर जैसा ही हो गया, बस लिख रहा था यहाँ पे पोस्ट। करेक्ट है, वेरिएबल ग्लोबली डिक्लेयर। अब इस वेरिएबल को आपको इसकी जगह पे अगर यूज करना है तो आप यहाँ पे 67 नहीं दोगे, आप क्या करोगे, डबल कर्ली ब्रैकेट्स में उस वेरिएबल को पास करोगे, ये वेरिएबल, और जब आप सेंड करोगे तो आपको एग्जैक्टली 67 का आउटपुट मिलेगा। अब 67 ही नहीं, अगर आपको कोई दूसरा इनपुट देना है, अभी पता नहीं आपके पास है या नहीं, 34 है, 34 तो 34, तो इनपुट आप यहाँ पे दे रहे हैं और वेरिएबल डायरेक्टली यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो मतलब डायनामिकली वैल्यू यूज हो रही है आपकी, आप ऐसा पास कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि यार चलो मुझे, या फिर पहले यहाँ तक करोगे, ठीक है, तो नहीं होना चाहिए। ग्लोबल क्या सेट, ग्लोबल, लोकल, ग्लोबल मतलब क्या है कि पूरे एप्लीकेशन के लिए जितने भी यहाँ पे मेथड्स होंगे ना, उन सब के लिए आप यूज कर सकते हैं, उसको ग्लोबल वेरिएबल बोला जाता है। 3 टाइप से ग्लोबल भी होता है, कलेक्शन लेवल पे भी होता है और इन्वायरमेंटल लेवल पे भी होता है। क्या है ये बताऊंगा, पहले भी मैंने बस एक सिंपल बना दिया ग्लोबल, ठीक है। अब ग्लोबल मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, आप पहले यहाँ तक करोगे, फिर उसके आगे बताता हूँ मैं, हेवी नहीं होना चाहिए इसलिए, है ना। तो पहले क्या करो, सिंपल जावास्क्रिप्ट का कोड एक बार गो थ्रू करो, कोई भी ब्राउजर ओपन करो, ब्राउजर ओपन करने के बाद इंस्पेक्ट करना है, और इंस्पेक्ट पे कंसोल पे यहाँ से डायरेक्ट कोड लिखना स्टार्ट करो। करेक्ट है, पहला एक बेसिक चीज़ है, ये समझ लो, ये वाली चीज़ है, इफ एल्स तक एटलीस्ट ट्राई करो, फिर हम यहाँ पे आएंगे, क्योंकि कंसोल वगैरह स्टेटमेंट हम बार बार यहाँ पे यूज़ करने वाले, ठीक है। तो फिर फास्ट में 5 मिनट में, ठीक है रेशमा मैडम, 5-10 मिनट में इसको कंप्लीट कर लो। हो सर येतोय. ओके, शिफ्ट दबा के मैंने ऊपर एरो कर दिया, बस पता नहीं क्या हुआ था उसको, एल्स लिख के लगाना और एंटर करना है। इनवैलिड x greater than y, x is greater than, else if x equal to y, both are same, and else पे y is greater, सही तो है, क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, कोड्स कंप्लीट नहीं है, कोड कॉपी करता हूँ, इसको क्लोज कर दो, इंस्पेक्ट कंसोल, ये कोड से आपका कंप्लीट, ठीक है। चलो अब यहाँ तक क्लियर है। और अगर आपको यहाँ पे टफ लग रहा है ना इसका प्रैक्टिस करना, तो बेस्ट ऑप्शन होता है आपके पास विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल करो, इस पे बहुत आसानी से आप काम कर सकते हैं, जैसे कि कंप्यूटर में, और आपकी फाइल जैसे भी ये कोड अभी हम कर रहे हैं, ठीक है, बट ये परमानेंटली सेव नहीं हो रहा है ना, तो आपके पास बेस्ट ऑप्शन है एक कंप्यूटर में कहीं पे भी डेस्कटॉप पे या कहीं पे भी एक फोल्डर बना लो, जावास्क्रिप्ट जो भी आपको नाम देना है, न्यू फोल्डर जावास्क्रिप्ट डेमोज वगैरह कुछ भी नाम देगा, इस फोल्डर को पाथ कॉपी करो, और ये जो विजुअल स्टूडियो कोड है VS कोड, ये एक यूनिवर्सल आईडी है, लाइट वेटेड एप्लीकेशन है, जो कि ऑलमोस्ट सभी टेक्नोलॉजीज को यूज़ किया जाता है। इस पर आप जावा का कोड भी रन कर सकते हो। ओपन फोल्डर करो, यहाँ पे जैसे ओपन फोल्डर करोगे, पेज दैट पाथ एंड सेलेक्ट फोल्डर बोलता हूँ, तो अभी जैसे ये फोल्डर मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया, देखिए एम्प्टी फोल्डर यहाँ पे बन गया। अब इसमें आपको जितने फाइल्स बनाने बना दो, जैसे यहाँ पे कर्सर लेके जाओ, क्लिक करो, अब जैसे मैं बोलता हूँ फर्स्ट एक्सटेंशन पर .js देना है,
JS का मतलब है जावास्क्रिप्ट। तो जो कोड अभी हमने यहाँ पे किया ना, सेम कोड देख लो, मैं कॉपी पेस्ट, सॉरी ये आपका कोड था, मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब रन करना है तो यहाँ पे डॉट्स पे टर्मिनल पे जाओ, न्यू टर्मिनल ओपन करो। तो यहाँ पे न्यू टर्मिनल पे ऐसा ओपन करोगे, थोड़ा सा इसको ऐसा खींचो और डायरेक्ट रन करना है। आपको ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, नोड करके एक कमांड होती है बस, और आपकी फाइल का नाम दे दो first.js। तो जो भी आउटपुट है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। करेक्ट है, ये सिंपल एकदम। अगर आपको जैसे अभी बाकी भी ऑपरेशंस करने हैं, अब इसमें ना एक चीज़ समझो, लास्ट टाइम हमने जेसॉन डेटा को देखा था, है ना, है ना। जेसॉन डेटा ये जावास्क्रिप्ट की वजह से, क्योंकि इसका नाम ही है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। अब ये जेसॉन डेटा भी यहाँ पे क्रिएट कैसे कर सकते हैं देख लो, ताकि हम अपने फाइल में भी रख सकते हैं। जस्ट फाइल का नाम भी देता हूँ मैं, JSON-data.js। तो आप कैसे लिखोगे देख लो, वैर एक सिंगल स्टूडेंट का डेटा आपको लेना है, तो आप कर्ली ब्रैकेट यूज करो। कर्ली ब्रैकेट में यहाँ पे की वैल्यू पेयर दिया जाता है। जैसे कि मुझे अगर रोल नंबर देना है तो मैंने बोला रोल नंबर कोलन, रोल नंबर इंटीजर का डेटा होता है, इसलिए डबल कोट की जरूरत नहीं और देना भी नहीं है। दूसरा क्या है, स्टूडेंट नेम। स्टूडेंट नेम जो है ये क्या है, स्ट्रिंग टाइप डेटा है, इसलिए डबल कोट्स में देंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है, क्वालिफिकेशन या कुछ बोल सकते हैं। जैसे क्वालिफिकेशन किस टाइप का डेटा है, अगेन इट्स ऑफ स्ट्रिंग टाइप। फिर नेक्स्ट है परसेंटेज। परसेंटेज किस टाइप का डेटा है, फ्लोट या पॉइंट, तब डायरेक्टली नंबर दे सकते हैं। अब अगर इस डेटा को मुझे प्रिंट करना है तो console.log में st एक की है, डॉट करूँ तो उसके वेरिएबल्स में ऐसे ले सकता हूँ। तो st डॉट रोल नंबर का मतलब मुझे रोल नंबर मिलेगा, नो स्पेस JSON-data.js। कुछ गड़बड़ हुआ फाइल का, क्या बता रहा है यार, क्या गड़बड़ है। स्टेटस बार इज नॉट डिफरेंट, कहाँ से, अच्छा टेस्ट लिखना था ना, गलती से मैसेज आ गया वन। अगर मुझे नेम चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा, ओनली एस डॉट स्टूडेंट नेम, ये वाला की लिखूंगा तो उसकी वैल्यू मुझे मिल जाएगी। करेक्ट है। अब ये एक डेटा हो गया। अगर मुझे मल्टी स्टूडेंट्स का डेटा रखना है तो मैं कैसे रख सकता हूँ, मल्टी स्टूडेंट का डेटा रखना है तो वैर स्टूडेंट्स इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट दिया जाता है। स्क्वायर ब्रैकेट को एंटर करके ये एक स्टूडेंट है ना, ये एक का डेटा, उसी को कॉपी करके मैं पेस्ट कर दूँ। ऐसे मल्टीपल रिकॉर्ड्स हम कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं जेसन एरे। आपको नेम चेंज करना चेंज कर सकते हैं, अजय कुछ लिख दो, अनिता, अमीर, अमित, अमन, कुछ लिख दो, दिनेश, जो भी लिखना है। अब मल्टी रिकॉर्ड कहाँ पे स्टोर है, स्टूडेंट्स के अंदर। ये देखो सिंगल था तो डायरेक्टली डिस्प्ले किया। अब ये बंच है ना, तो डायरेक्टली डिस्प्ले नहीं कर सकते, तो इसको लूप थ्रू लेना पड़ता है। इसके लिए फॉर लिखो। फॉर के अंदर आप सिंपली क्या करोगे, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है आपका, या फिर डायरेक्ट भी फॉर ईच इसमें चला सकते हो। कैसे देख लो, एरे का नाम क्या है, स्टूडेंट्स डॉट सिंपली लिखना है फॉर ईच, ये कैपिटल। जावास्क्रिप्ट जो है ना वो केस सेंसिटिव होता है। इसके अंदर फंक्शन, और फंक्शन में इसको कॉल बैक फंक्शन बोला जाता है। फंक्शन में कोई भी दो वेरिएबल पास करो, पहला होता है वैल्यू और दूसरा होता है इंडेक्स। सो मैं डी कॉमा के बोलता हूँ, डी मतलब डेटा, के मतलब की। अगर मैं console.log में ओनली डी को प्रिंट करूँ तो देखो क्या होगा, ओनली डी को प्रिंट किया मतलब उसका डेटा प्रिंट होगा। हो रहा है प्रिंट, दिख रहा है। और अगर मैं के बोलता हूँ, डी नहीं प्रिंट करता, के मतलब मेरा पोजीशन, इंडेक्स, जो कि स्टार्ट होता है 0 1 2 3। अगर मुझे हर डेटा को अपनी नई लाइन पे डिस्प्ले करना है तो मैं क्या करूँगा, डी डॉट रोल नंबर स्पेस दे सकता हूँ, डी डॉट स्टूडेंट नेम, डी डॉट क्वालिफिकेशन, ऐसे कॉन्केट करके मैं डी डॉट परसेंटेज डिस्प्ले करूँ। अब रन करके देखूँ तो देख लो हर एक स्टूडेंट का डेटा यहाँ है। अब
अब मैंने ये क्यों बता दिया, उसका रीजन सुनो। जेसन डेटा हमें जब पोस्टमैन पे जाते हैं, तो अब किसी भी एपीआई को मैं रन करूँ, ये वाली मेरी एपीआई, तो इस एपीआई को जो रिस्पॉन्स मिल रहा है वो रिस्पॉन्स किस फॉर्मेट में आ रहा है, जेसन फॉर्मेट में आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे पोस्ट वाली एपीआई बना दूँ, तो पोस्ट एपीआई में रॉ जेसन में यहाँ पे मुझे क्या पास करना पड़ता है, यही तो डेटा पास करना पड़ता है, स्टूडेंट नेम। क्या दूँ तो स्टूडेंट नेम, सपोज मैंने दिया कुछ कुमार, फिर उसके सब्जेक्ट्स क्या है, इंग्लिश है, इंग्लिश के मार्क्स 88, मैथ्स के मार्क्स 77 एंड साइंस चलो 66 तक। अब मैं रन करूँ तो ये क्या है, मेरा इनपुट ही तो है और आउटपुट में भी वैसे ही मिल रहा है मुझे विद आईडी। तो ये तो जेसन है मेरा की वैल्यू पेयर, है ना, समझ में आया? ये रिस्पॉन्स देखो टाइप ऑफ जेसन। इसी को मैं अगर टेक्स्ट में, अभी टेक्स्ट है नहीं इसमें, एक्सएमएल ये देखो, बट वो जेसन का एक्सएमएल टेक्स्ट करके ले रहा है, बट हमारा इम्पोर्टेंट है जेसन। क्लियर? अब मैंने ये क्यों बताया, अब मुझे क्या करना है, इस जेसन को एज एन इनपुट में पास कर सकता हूँ किसी वेरिएबल में रख के। तो जैसे इसके थोड़ी देर पहले हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया था और उस वेरिएबल को मैंने यहाँ पे एक सिंगल वैल्यू दी थी ना, तो क्यों ना मैं जेसन भी पास करूँ और मेरे पोस्ट एपीआई को भेज दूँ। तो ये कैसे कर सकता हूँ मैं, ये देख रहा हूँ, यहाँ तो क्लियर है। अब मैं क्या करता हूँ, चलो एक नया एपीआई बना दूँ। एपीआई किसके लिए होगा, मेरा पोस्ट के लिए, तो मैं यहाँ पे गेट ना करके पोस्ट करूँ। अब देख लो थोड़ी देर पहले मैंने क्या किया था, बॉडी रॉ जेसन और यहाँ पे जेसन लिखा था, बट मुझे क्या करना है, प्री रिक्वेस्ट में ऐड करना है, वेरिएबल सेट करना है। तो कैसे सेट कर सकता हूँ, आई विल गो टू स्क्रिप्ट प्री रिक्वेस्ट। अब मैं यहाँ पे उस वेरिएबल को डिक्लेयर करूँ, आपको जो नेम देना दे दो, मैं st बोल दूँ, इक्वल्स टू वैर st इक्वल्स टू वेरिएबल क्या है मेरे, स्टूडेंट नेम है, क्या नेम देना चाहते हैं, चलो क्यों ना हम नेम सेट करें कुछ इंग्लिश। हम सब्जेक्ट्स के मार्क्स भी देंगे, यहाँ पे इंग्लिश के मार्क्स आएंगे 50 से। दूसरा होता है मैथ्स, मैथ्स के मार्क्स देता 55 एंड साइंस के मार्क्स दे दो 58। करेक्ट है? अब ये मुझे ग्लोबल वेरिएबल में सेट करना है, तो हम क्या करेंगे, pm डॉट क्या लिखेंगे, सॉरी pm डॉट ग्लोबल्स, ग्लोबल करो या आप कलेक्शंस भी कर सकते हो, बस यूज में फ़र्क है, लिखेंगे सिंटैक्स वाइज तो सब कुछ सेम है। ग्लोबल डॉट कलेक्शंस डॉट, करेक्ट है? इसमें भी की वैल्यू भी सेट करना है, आप कुछ भी नाम दे दो, चलो मैं नाम देता हूँ ओपीजे, और क्या रखना है उसमें, अगर मैं st रखता हूँ तो st वो मेरा क्या करके जाएगा, ये एक सिंगल जेसन ऑब्जेक्ट है, बट जो ये एपीआई डेटा देती है ना, देखते पहले यहाँ से डेटा लेती है क्या, नहीं लेंगे तो सॉल्यूशन क्या बताता हूँ। यहाँ तक क्लियर है? अब डेटा किसमें स्टोर हुआ, ओबीजे में। अब आप क्या करोगे, बॉडी में जाओगे, अब जेसन में आप आपका डेटा नहीं दोगे, अब क्या करोगे, कर्ली ब्रैकेट में ओबीजे पास करोगे। ओबीजे कौन सा, जो आपने यहाँ पे स्क्रिप्ट में डिक्लेयर किया ना, ये वाला ओबीजे, समझे? तो ये वेरिएबल आपने यहाँ पे सेट कर दिया, सेंड करो, एक बैड रिक्वेस्ट दे रहा है। क्यों बैड रिक्वेस्ट दे रहा है, क्योंकि ये बोलता है ना, आप भले जेसन पास करें, मुझे जेसन एज सच नहीं चाहिए, मुझे ना उस जेसन को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके आप भेज दो, मैं उसको कन्वर्ट करूँगा। तो बहुत सारी ऐसी एपीआईज होती है कि भले ही आप उसको जेसन इनपुट दे रहे हो, बट इस जेसन को आपको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ता है। कन्वर्ट कैसे किया जाता है, इसके पास फंक्शन है जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, ये किसका फंक्शन है, जावास्क्रिप्ट का। पेस्ट सॉरी कर दिया, अब वापस सेंड करता हूँ, पहले ने रन नहीं हो रहा था, अब देखो चला। अभी जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई क्या है, ये देखो, अभी ये डेटा है आपका, करेक्ट है? ठीक से देखो ये चीज़ें क्या है, आपने यहाँ पे डायरेक्टली डिस्प्ले किया। अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करूँ और इसके ब्रैकेट में मैं स्टूडेंट्स को पास करूँ, कंसोल डॉट लॉग में मैंने किसको पास किया, स्टूडेंट्स को। अब देख लीजिए प्रॉपर जेसन फॉर्मेट ही दिखा रहा है, करेक्ट है? अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे चलो पास कर दिया आपने, फाइन।
अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, var data equals to json डॉट stringify, अभी तो थोड़ी देर पहले यूज किया था ना, ब्रैकेट में क्या पास करूँ, अब मैं कंसोल डॉट लॉग में डेटा को पास करूँ। रिस्पॉन्स कैसे आ गया देखो, ये जेसन फॉर्मेट नहीं है, इट्स अ स्ट्रिंग टेक्स्ट फॉर्मेट। पहला वाला फॉर्मेट देख लो आपका क्या था, पहला वाला फॉर्मेट देख लो ऐसा था, तो ये की वैल्यू पेयर प्रॉपर है ना, कलर वगैरह दिखा रहा। ये वाला फॉर्मेट जो है इट्स अ स्ट्रिंग फॉर्मेट, तो ये जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई क्या करता है, आप उसको एज अ स्ट्रिंग करके भेजो, वो वहाँ पे कन्वर्ट कर देगा। समझ में क्लियर है? इसका उल्टा एंगल बताता हूँ, यहाँ तक समझा? एक अलग फाइल बनाते हैं, कुछ भी नाम दे दो, चलो थर्ड बोल दो मैं डॉट जेएस, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, whereas t equals to डबल कोट्स में, डबल कोट्स के अंदर मैं कर्ली ब्रैकेट दे रहा हूँ और ऐसे में बोलता हूँ स्टेट आईडी, सॉरी डबल कोट्स में ब्रेक होगा इसलिए स्टेट आईडी सिंगल कोट्स में दे दो :1 एंड स्टेट नेम :महाराष्ट्र। अब ये डेटा आपको क्या लग रहा है, स्ट्रिंग है या जेसन है? इट्स अ स्ट्रिंग, लिखा आपने कर्ली ब्रैकेट में। अगर आप इसको कंसोल डॉट लॉग करके डिस्प्ले करोगे तो देखते क्या आउटपुट आता है। स्ट्रिंग ही आ रहा है ना। अब इस स्ट्रिंग को मुझे जेसन में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कर सकता हूँ देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल टू, हमारे पास फंक्शन है जेसन डॉट पार्स, स्ट्रिंगिफाई का मतलब है जेसन को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना। अब स्ट्रिंग को जेसन में कन्वर्ट करना, तो मैं यूज क्या कर रहा हूँ, पार्स, अंदर क्या पास करूँ, st। अब देखते रिस्पॉन्स, कंसोल डॉट लॉग में किसको पास करूँ, st को। क्या हो गया, सॉरी वो बीच है ना, तो बीच में एरर कहाँ पे गया, कर्ली ब्रैकेट, अच्छा कुछ गड़बड़ हो गया, पार्स करने में गड़बड़ हो लगता है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। इसको मैं काम करता हूँ, एरे में लिखता हूँ स्टेट आईडी, लेट्स सी, इसका बस ये हटाता मैं कोट्स, आई थिंक उसकी वजह से भी प्रॉब्लम कर रहा है। हाँ लिया तो भी चलेगा, जेसन को कन्वर्ट नहीं करेंगे, रॉन्ग जेसन जा रहा है उसके लिए, ऐसा क्यों रॉन्ग जा रहा है, ये तो हमने किया यहाँ पे स्टेट आईडी, स्टेट में क्या गड़बड़ है जेसन में, एक काम करते हैं, अभी जो मैं डबल कोड कर्ली ब्रॅकेटच्या आतमध्ये द्यावा लागेल ना? सिंगल कोड दिया ना हमने, st को हमने पार्स कर दिया, सही तो है। ये ब्रैकेट का इशू दिखा रहा है, ये देख लो ऐसा बता रहा है वो, इसको डबल कोड मांग रहा है वो, फिर हमें कुछ इस तरह लिखना पड़ेगा, फिर हाँ डबल कोड यहाँ पे डबल कोड अंदर, हाँ वही बोल रही थी मैं। ऐसा सेट करते हैं। देखो ये पहला जो है ना, उसका कलर देखो और इसका कलर देखो, ये जो है वो स्ट्रिंग है और इसने क्या किया, स्ट्रिंग को कन्वर्ट किया जेसन में, समझे? तो ये होता है स्ट्रिंग जेसन फॉर्मेट। तो अगर मुझे स्ट्रिंग को जेसन में कन्वर्ट करना है तो मैं ही लिखूंगा जेसन डॉट पार्स, और अगर मुझे जेसन को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो मैं लिखूंगा स्ट्रिंगिफाई। इसलिए यहाँ पे देख लो, मैंने जो वेरिएबल बनाया ये जेसन है ना, तो पास करते टाइम एज स्ट्रिंग जाना चाहिए, इसलिए मैंने क्या किया, डॉट स्ट्रिंगिफाई। करेक्ट है? तो स्ट्रिंगिफाई मतलब क्या है कि ये मेरा जेसन इनपुट है
and it will go to this API as a string. करेक्ट है? वी आर पासिंग स्ट्रिंग एज अ पैरामीटर, बट कैसे? की वैल्यू पेयर में। तो ये जब सर्वर पे जाएगा तो फिर उसको वापस अपनी फॉर्मेट में कन्वर्ट करके एक एक करके वैल्यू देगा, और तभी जाके वो इंसर्ट हो रहा है। इसलिए तो जब आप रन कर रहे हैं, अभी नाम चेंज करता हूँ मैं, बस निदेश की जगह नीता कर दूँ एंड एग्जीक्यूट करूँ। ये देखो, एंड जब आप इसको गेट कर रहे हैं तो वो रिस्पॉन्स आपके आप मिल जाएगा। समझे? क्लियर है? अब मुझे टेस्ट रिजल्ट को भी सेव करना है, ये शो करना है कि भाई एक्सपेक्टेड ये चाहिए था, एक्चुअल में ये आ गया। तो उसके लिए भी आप पोस्ट रिस्पॉन्स ले सकते हैं। गेट है ना, उसको पोस्ट कर दो। क्या ले सकते हैं? पोस्ट। अब पोस्ट में आप क्या कर सकते हैं, आपके पास सेम ऑब्जेक्ट है पीएम डॉट, आप टेस्ट करो, और टेस्ट के अंदर आप कुछ भी लिखो। अगर आपको सिंपली स्टेटस कोड देखना है तो आप बोल दो, एक मैसेज दे दो स्टेटस कोड कॉमा फंक्शन पैरेंथेसिस कर लिखा दो। अब इस फंक्शन को कॉलेबल फंक्शन बोलते हैं। कॉलेबल फंक्शन का मतलब क्या होता है? देखो, अभी तक इसमें जो भी हमने फंक्शंस लिखे हैं ना, ये हम रिपीटेडली कॉल नहीं कर सकते किसी सिलेक्टिव पार्ट को, एक साथ पूरी फाइल कॉल होगी। बट अगर रिपीटेटिव फंक्शन को कॉल करना है, रिपीटेडली बार बार कॉल करना है, तो कॉलेबल फंक्शन कैसे बनाया जाता है? देखो, कॉलेबल टास्क बोल दूं डॉट जेएस। देखो कॉलेबल फंक्शन कैसे बनाया जाएगा। लेट्स एग्जांपल, मैं चाहता हूँ कि एक एडिशन ऑफ 2 नंबर्स करूँ, मैं इनपुट दे दूँ, रिटर्न में उसने एडिशन देनी चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक एडिशन नाम का एक फंक्शन बना दूँ। उसके लिए मैं चाहिए तो पहले लिखूँ भी फंक्शन एडिशन, ब्रैकेट में मैं 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर सकता हूँ, num1 कॉमा num2, और कॉमा करके आगे मैं कॉलेबल पास करता हूँ। कुछ भी लिखो, मैंने कॉलेबल लिखा, फिर कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे ओपन कर दे इस फंक्शन का। अब मैं क्या कर रहा हूँ, वैर सी इक्वल्स टू, बाय डिफॉल्ट यूजर इनपुट आपके स्ट्रिंग फॉर्मेटेड भी होते हैं, तो इसको आप टाइप कास्ट करते हैं नंबर अगर करना है तो नंबर ऑफ num1 प्लस नंबर ऑफ num2। इसको आपने क्या किया, टाइप कास्ट का मतलब है एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना। अब डेटा जिसमें आ गया सी में ना, तो मैं क्या करूँगा, कॉलेबल और ब्रैकेट में सी पास करूँगा, तो इसको बोलते हैं कॉलेबल फंक्शन। अब इसको कॉल कैसे किया जाएगा देखो, तो नाम क्या फंक्शन का, एडिशन। तो मैं लिखूँगा एडिशन, ब्रैकेट में मैं लिखता हूँ 10,20 कॉमा, इसके अंदर लिखा जाएगा फंक्शन। अब वो इनपुट भी है ना उसको, तो कुछ तो रिस्पॉन्स आ रहा है, क्योंकि कॉलेबल के अंदर आपने कुछ मैसेज पास किया ना, तो वो मैसेज इसके अंदर चला जाएगा। तो क्या लिखा देख लो, एडिशन नाम दे दिया, 10,20 ये 2 इनपुट्स दे दिए, और ये कॉलेबल यहाँ पे एक एम्प्टी वेरिएबल भेजा, तो ये इसके साथ चला जाएगा और उसमें वैल्यू भर के यहाँ पे लेके आएगा। तो जब वैल्यू यहाँ पे लेके आ रहा है तो console.log में मैं उस रिस्पॉन्स को प्रिंट करूँगा। तो आउटपुट में देख लो क्या आता है, क्या नाम है, कॉलेबल टेस्ट नोड स्पेस फाइल। सेम फंक्शन मुझे वापस कॉल करना, मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसे वापस कॉल कर सकता हूँ, कुछ अलग वैल्यू पास करो, तो यहाँ से रिस्पॉन्स समझे। अब ये सेम स्ट्रक्चर यहाँ पे देखिए, टेस्ट इनबिल्ट फंक्शन हो गया, जिसका इनपुट पैरामीटर हो गया मैसेज, और ये क्या है, फंक्शन है, बस इसको पैरामीटर नहीं, मतलब वो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है वहाँ से, समझे। तो ये बस एक सिंपल टेस्ट बना रहा है। अब इस टेस्ट में क्या करना आपको, इस टेस्ट में क्या कर रहा हूँ देख लो, पीएम डॉट, अब आपको रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स लेने के लिए स्टेटस कोड तो रिस्पॉन्स भी आएगा ना, तो पीएम डॉट रिस्पॉन्स डॉट टू डॉट हैव डॉट स्टेटस, टू हैव स्टेटस। भाई ये स्टेटस होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सक्सेसफुल एग्जीक्यूट होगा तो 200 होना चाहिए ना। तो क्या बता रहा है कि रिस्पॉन्स में मुझे स्टेटस सक्सेसफुली अगर आता है, एग्जीक्यूट हो जाता है तो 200 आना चाहिए। एग्जीक्यूट करके देखते क्या होता है। इस पे लिखा है, पोस्ट पे लिखा है ना, अब ये तो आ गए यहाँ तक। अब रिजल्ट कहाँ पे आता है देख लो, टेस्ट रिजल्ट पे स्टेटस कोड पास होता है। अगर मैं चलो गलती से एपीआई चेंज कर रहा हूँ, और या फिर चलो एपीआई भी सही है मान लो, मैंने क्या किया, इनपुट पैरामीटर ही नहीं दिया,
और मैं सेंड कर रहा हूँ। एक्सपेक्टेड में मैंने क्या बोला स्क्रिप्ट में, स्टेटस को 200 आना चाहिए। अब देखते हैं क्या होता है। सेंड करूँ, देख लो यहाँ पे, देख लो फेल हो गया, एरर क्या आ गया, स्टेटस क्या आ गया, वही स्टेटस मैंने यहाँ पे दिया। देख लो स्टेटस कोड में असर्शन एरर क्या दिया, एक्सपेक्ट रिस्पॉन्स टू हैव 200 बट गॉट, ये किसकी वजह से आ रहा है, क्लियर है। तो आपको क्या देना पड़ेगा, इनपुट पास करना पड़ेगा। अब एग्जीक्यूट करके देख लो, अब स्टेटस कोड देख लो। गलती से अगर आपने यूआरएल चेंज कर दिया, एग्जीक्यूट कर रहे तो भी स्टेटस कोड क्या रहा है। तो ये आप स्क्रिप्ट ऐसे लिख सकते, दिखा सकते। इतना ही नहीं, आपने क्या इनपुट भेजा था एपीआई में, वो भी आप देख सकते हैं। सो कहाँ से देख सकते हैं, स्क्रिप्ट में आ जाओ, ये टेस्ट लिया। अब आप क्या कर सकते हैं, pm डॉट टेस्ट बोल सकते हैं। टेस्ट में मैं बोलता हूँ यार रिक्वेस्ट डेटा क्या है आपका, कोई भी मैसेज देंगे, कॉमा फंक्शन पैरेंथेसिस कर्ली ब्रैकेट। अब रिस्पांस कैसे ले, रिक्वेस्ट कैसे ले देते हैं, रिक्वेस्ट आप क्या कर सकते हो, उसको एक वेरिएबल में रखो, वैर कुछ भी लिखो, चलो डी इक्वल टू pm डॉट रिक्वेस्ट डॉट सिंपली बॉडी बोलोगे तो रिक्वेस्ट बॉडी आपको डिस्प्ले होगा। आप सिंपली कंसोल डॉट लॉग में उस डी को डिस्प्ले करो। समझ में आ रहा है अभी। अब जब मैं सेंड करूं तो देखते क्या होता है। ये देख लो रिक्वेस्ट डेटा भी मिल गया उसको, बट दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना। तो कहाँ पे दिखेगा, देख लो पोस्टमैन पे कंसोल होता है। इस पे जैसे क्लिक करोगे तो देख लो अभी तक जो भी एग्जीक्यूट किया और देख लो इसका रिस्पॉन्स। और ये देख लो स्ट्रिंग में आ रहा है, दिख रहा है डबल कोट्स। तो अगर आप स्ट्रिंग डॉट रॉ करोगे ना तो रॉ मिलेगा, देख लो डी डॉट, मैं रॉ लिखता हूँ, रॉ में आ गया ना उसको, देख रहा है। तो रॉ लिखने के बाद देख लो सेंड कर रहा हूँ, अब देख लो रिस्पॉन्स आ गया स्ट्रिंग में। पहले देख लो जेसन था, कलर इसलिए था ना, अब देख लो। तो ये ऐसे हम टेस्ट को डिस्प्ले कर सकते हैं, उसके रिजल्ट को ले सकते हैं, उसमें जो इनपुट्स पास किए वो भी ले सकते हैं। तो इसके लिए ये चीज़ें समझनी इम्पोर्टेंट है। कॉल बैक फंक्शन क्या होता है, कॉल बैक मतलब हम इनपुट देके आउटपुट ले सकते हैं, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं होती उसमें। समझे, क्लियर है। कॉल बैक का और एक एग्जांपल देखो, मान लो मैं एक एरे पास करता हूँ, रिटर्न में उसने मुझे ना उसका एडिशन देना चाहिए, तो मैं बार बार क्यों कोड लिखते बैठूँ ना। तो कॉल बैक में कैसे हो सकता है, देखो फंक्शन ऐड एरे ब्रैकेट में आप यहाँ पे क्या बोलो, डेटा कॉमा फंक्शन, सॉरी डेटा कॉमा कॉल बैक, या कॉल बैक बोलते हैं, कॉलेबल, कुछ भी लिख सकते हैं, जरूरत नहीं कि कॉल बैक ही लिखो, कॉलेबल ही लिखो। अब ये कॉल बैक है ना, इसलिए कॉल बैक लिखा, ठीक है। अब क्या करेंगे, देख लो यहाँ पे डेटा आ गया, डेटा को हम एरे समझते हैं। तो वैर सम इक्वल्स टू, मैंने बोला 0, डेटा डॉट में क्या लिखूंगा, फॉर ईच ब्रैकेट में फंक्शन ऑफ डी कॉमा के, करेक्ट है। अब ये सम में आएगा, या फिर आप इसको है ना नॉर्मल फॉर्मूला भी चला सकते हैं। कैसे, देख लो नॉर्मल फॉर्मूला कैसे चला सकते हैं। फॉर यहाँ पे आप लिखोगे वैर आई इक्वल्स टू 0, क्योंकि स्टार्ट कहाँ से होता है, 0 से। आई लेस देन, अब कैरे का नाम क्या है, डेटा डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस। तो इसका मतलब पूरा डेटा किस में आ गया, डेटा ऑफ आई में 1 बाय 1। तो सम इक्वल टू आप क्या लिखोगे, सम प्लस डेटा ऑफ आई, ऐसे भी लिख सकते हैं दूसरा ऑप्शन। अब पूरा रिस्पॉन्स सम में आ गया ना, तो उसको कॉल बैक में पास करो सम को, ऐसे। अब इसको मैं कॉल कैसे कर सकता हूँ, देखो ये तो चलो मेरा अभी का है। अगर मुझे एक एरे का डेटा पास करना है, देख लो वैर मैंने कोई भी एक ऑब्जेक्ट बना दिया एस डी इक्वल्स टू, और स्क्वायर ब्रैकेट में मैं ऐसे रैंडम वैल्यूज पास कर रहा हूँ। अब इसका एडिशन चाहिए मुझे, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, देख लो फंक्शन का नाम क्या है, ऐड एरे, ब्रैकेट में एस डी को पास कर दिया, कॉमा फंक्शन ऑफ, वहाँ से जो भी मैसेज आएगा रिजल्ट हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में मैं रिजल्ट को पास करूँ, करेक्ट है। इससे होगा क्या, देख लो ये जो एस डी है वो चला गया डेटा में, डेटा ने ऑपरेशन परफॉर्म करके कुछ रिजल्ट जनरेट किया इस लूप ने, वो रिजल्ट इसमें आ गया सम में, मतलब डायरेक्टली रिजल्ट में आ गया। अब देखते हैं इसको रन करके
आ गया 150। फायदा क्या होगा अगर मुझे वापस एडिशन अब कुछ एक्स्ट्रा नंबर चाहिए, तो जैसे मैंने ये लिखा ना वैसे मैं और कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकता हूँ। इसको dt बोल दूँ, वैल्यूज कुछ भी रैंडम दे सकता हूँ, 89, 67 जैसा चाहिए वैसा बना सकता हूँ। क्यों मैं बार बार क्रिएट करूँ ना, तो मैंने क्या किया, उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे पास कर दिया और रिजल्ट आ गया। तो मुझे वो वाला फंक्शन लिखने की ज़रूरत है कि बार बार ये वाला जो लॉजिक है वो बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं, तो उसको बोलते हैं कॉल बैक फंक्शन। और यही कॉलेबल फंक्शन है, कॉल बैक फंक्शन में यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। समझे? कर सकते हैं। पहले ये इसका प्रैक्टिस नहीं किया तो भी चलेगा, क्योंकि ये तभी बहुत आसान लगेगा जब ये वाला करो। तो इसलिए पहले ना ये चीज़ों का प्रैक्टिस करो, जेसन एरे को समझो, कॉलेबल फंक्शन को समझो। फिर यहाँ पे कुछ भी नहीं है नॉर्मल। क्या हाँ पोस्टमैन होती थी, हाँ इधर करना होता है इधर, और ये सेव रहता है ना आपका जब आप सेव करोगे, क्योंकि लॉगिन किया ना आपने, तो ये सारी स्क्रिप्ट सेव रहती है। ऐसे आप कलेक्शंस बनाते हैं KPIs के। अभी इवन बेसिक चीज़ें हम देख रहे हैं ना, समझे? क्लियर है रेशमा मैडम?